शुक्ला, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम विश्लेषण, जहां होता है हर खबर का सटीक विश्लेषण। और आज विश्लेषण में बात होगी अखिलेश यादव की पार्टी की राष्ट्रीय योजना में सर्वजन सुधार की। दरअसल एक हफ्ते के अंदर समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की तीसरी बार लिस्ट जारी की है। नई लिस्ट में अगड़ी जातियों के नेताओं को जगह दी गई है। वहीं रामचरितमानस विवाद से शुरू हुई सियासत अब महाभारत तक जा पहुंची है। साथ ही आपको बताएंगे कैसे संत रविदास की जयंती पर दलित मतदाताओं को साधने के लिए राजनीतिक दलों में होड़ सी लग गई। कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब होगा विश्लेषण। विश्लेषण में सबसे पहले बात सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अखिलेश यादव की भूल सुधार की। एक हफ्ते के भीतर समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में संशोधन कर दिया है। नई लिस्ट में अगड़ी जाति से आने वाले ओम प्रकाश सिंह, राम गोविंद चौधरी, विनय तिवारी सरीखे नेताओं को जगह दी गई है। माना यह जा रहा है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी को लेकर सवालों जो उठ रहे थे और पार्टी में सवर्ण समाज से आने वाले नेताओं की नाराजगी को देखते हुए ये बदलाव किया गया है। हालांकि राष्ट्रीय महासचिव के पदों पर कोई संशोधन नहीं हुआ है, जिसे सपा की 2024 को लेकर के रणनीति से जोड़ करके देखा जा रहा है। सपा की राष्ट्रीय योजना में सर्वजन सुधार, तराजू पॉलिटिक्स का जाति संतुलन, अनगिनत सवालों और पार्टी के अंदर अगड़ी जातियों से आने वाले नेताओं की नाराजगी ने सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सूरत बदल दी है। सपा ने 29 जनवरी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन करते हुए 62 नेताओं को जगह दी थी, जिसे कुछ ही घंटों के बाद संशोधित कर दिया गया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दूसरी लिस्ट में पूर्व सांसद सलीम इकबाल शेरवानी और अनु टंडन को जगह दी गई। बावजूद इसके सवालों का सिलसिला थमा नहीं, तो एक हफ्ते के बाद सपा ने तीसरी बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी में संशोधन कर दिया। नई लिस्ट में राष्ट्रीय सचिव के रूप में 5 नए नेताओं को शामिल किया गया है, जबकि एक राष्ट्रीय सचिव को हटाया गया। रामबख्श वर्मा को राष्ट्रीय सचिव के पद से हटाया गया है। गाजीपुर से जमानिया से विधायक ओम प्रकाश सिंह राष्ट्रीय सचिव बनाए गए हैं। विनय तिवारी, अरविंद सिंह गोप को भी जगह मिली है। नवीन सक्सेना और राम प्रकाश चौधरी को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। इसके अलावा राम गोविंद चौधरी को प्रमोट कर राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। पहली लिस्ट में राम गोविंद चौधरी को सदस्य के रूप में जगह मिली थी। समाजवादी पार्टी ने तकरीबन एक हफ्ते पहले अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा की थी। इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कई चेहरों को जगह दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी पार्टी के कई नेताओं को इस लिस्ट में जगह नहीं मिल पाई थी। और अब एक हफ्ते बाद समाजवादी पार्टी ने अपनी संशोधित लिस्ट जारी की है। हालांकि पहली लिस्ट आने के बाद पार्टी के कुछ नेताओं ने ही ट्वीट करके उस पर सवाल भी खड़े किए थे, पर रविवार को जो नई संशोधित लिस्ट जारी की गई है उसमें अगड़ी बिरादरी के नेताओं को भी तरजीह दी गई है। माना जा रहा है कि सपा ने अगड़ी जातियों के नेताओं की नाराजगी के चलते ये कदम उठाया, क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी के गठन पर ओम प्रकाश सिंह, रोली तिवारी सरीखे नेताओं ने ट्वीट के जरिए सवाल उठाए थे। रोली तिवारी ने मानस विवाद में स्वामी प्रसाद मौर्य की गिरफ्तारी की मांग कर दी थी। मैंने शास्त्रार्थ के लिए चैलेंज किया उनको कि आप मुझसे शास्त्रार्थ करिए मुझसे श्री रामचरितमानस पर, क्योंकि मैं रोज सुबह श्री रामचरितमानस पढ़ती हूँ। मेरी भावना का ग्रंथ है, मेरे माता पिता को मैं पढ़कर सुनाती हूँ। मैं ये स्वीकार नहीं करूँगी, चाहे मैं इस पार्टी में रहूं, चाहे मैं ना रहूं, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य मुझे निकलवा दें पार्टी से, लेकिन सनातन का अपमान मैं स्वीकार नहीं करूंगी। हालांकि सपा नेताओं के इस रुख के बावजूद अखिलेश यादव ने एक दिन पहले ही मुरादाबाद में संदेश दिया था कि कार्यकारिणी में सभी को जगह मिली है। सर, एक आरोप ये भी लग रहा है कि इस बार जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी आपकी हुई है तो उसमें कोई ठाकुर या ब्राह्मण पदाधिकारी। क्यों ऐसा कहते हो? आप फिर से पढ़ लो सूची। हालांकि समाजवादी पार्टी की नई लिस्ट में भी राष्ट्रीय महासचिव के पदों पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 16 महासचिव हैं, इनमें एक भी ठाकुर या ब्राह्मण नहीं है, जो बताता है कि सपा का पूरा जोर ओबीसी और दलित मतदाताओं को साधने पर है। सपा की इस रणनीति पर भाजपा भी सवाल उठा रही है। जो पार्टी केवल परिवार की पार्टी है, उनके लिए हम दो और हमारे दो,
चाहे वो अखिलेश जी हों, चाहे वो डिम्पल जी हों, चाहे वो शिवपाल जी हों, चाहे वो राम गोपाल जी हों, चाहे वो धर्मेंद्र जी हों, जो भी उनके जो परिवार है, मुझे लगता है वो और उनके लोग, तो वो जो एक परिवार है वही उनकी समाजवादी है, वही उनका समाजवाद है। बहरहाल समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल नेताओं की संख्या बढ़कर 68 हो गई है। अब सबकी नजर सपा की प्रदेश कार्यकारिणी पर है। आखिर सपा की प्रदेश कार्यकारिणी में किस वर्ग के नेताओं को तवज्जो मिलती है? लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा। और अब बात अखिलेश यादव के कर्ण प्रतिज्ञा की। आगरा पहुंचे अखिलेश यादव ने शूद्र सियासत के सवाल पर जो जवाब दिया, उसने कई नई बहस छेड़ दी है। शूद्र सियासत और रामचरितमानस को लेकर पूछे गए सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि शूद्र होने पर कर्ण को कितना अपमान सहना पड़ा, ये सभी जानते हैं। अखिलेश यादव के इस बयान पर ओम प्रकाश राजभर ने करारा हमला तो किया है। राजभर ने अखिलेश यादव को उनका सरनेम हटाने की नसीहत दे डाली है। मानस संग्राम में खुला महाभारत का कर्ण चैप्टर। शूद्र सियासत में अखिलेश का कर्ण शास्त्र। गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस की चौपाइयों पर स्वामी की विवाद कथा का विस्तार अब ये वेद व्यास के महाभारत तक जा पहुंचा है। आगरा पहुंचे अखिलेश यादव ने शूद्र सियासत के सवाल पर महाभारत के कर्ण चैप्टर को खोल दिया। सवालों की दिशा को भाजपा की ओर मोड़ दिया और पूछ लिया, कर्ण को शूद्र होने पर अपमान सहना पड़ा, क्या भाजपा वाले बताएंगे शूद्र क्या होता है? देखिए, रामचरितमानस से किसी को शिकायत नहीं है। भगवान श्री राम को हम मानते हैं। मैं आज भी, योगी जी शायद मुख्यमंत्री होकर के भजन नहीं सुन पाते होंगे कि वो व्यस्त हैं, मैं आज भी 1 घंटा भजन सुबह सुनता हूँ। देखिए, जो गलत है वो गलत है। इसीलिए मैंने कहा मुख्यमंत्री जी कम से कम बताएं मुझे, और प्रदेश और देश की जनता को बताएं, और भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं कि शूद्र क्या है। अपने देश की 5000 साल से पहले की समस्या है। कोई एक दिन में समस्या समाधान नहीं होगा। अगर आप महाभारत पढ़ोगे, दानवीर कर्ण के सामने क्या क्या फेस किया था उसने। बीजेपी के लोग धर्म के मामले में बहुत एक्सपर्ट हैं, वो साइंटिस्ट हैं, रिलीजन के साइंटिस्ट हैं वो। दिलचस्प बात यह है कि रामचरितमानस विवाद शुरू होने के बाद अखिलेश यादव ये बताना नहीं भूलते कि उन्हें सनातन धर्म में कितना यकीन है, और ना ये कहना भूलते हैं कि वो रामचरितमानस के विरोध में नहीं हैं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से उपजे मानस संग्राम में अखिलेश यादव ने शूद्र सियासत की डोर को इतनी मजबूती से पकड़ रखा है कि सत्ता में काबिज भाजपा बेचैन हो उठी है। जो हमारी सनातन संस्कृति के खिलाफ जहर उगलेगा, वो जनता उसे डस्टबिन में फेंक देगी, और जनता जनार्दन जाग चुकी है। अगर अखिलेश जी करें कि हम शूद्र हैं, तो अपने नाम के आगे पीछे जाति शब्द हटा दो। क्या किए हैं? अखिलेश सिंह यादव, मतलब क्षत्रियो हैं, यादव हैं। अब शूद्र हैं कि क्षत्रिय हैं, पहले तो इतना ही कर लें, आधा आधा हैं। रामचरितमानस और क्षुद्र सियासत को लेकर सपा और भाजपा के बीच जुबानी जंग जारी है, तो सड़क पर प्रदर्शन हो रहे हैं। गाजियाबाद के लोनी इलाके में दलित समाज के लोगों ने अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद के विरोध में नारेबाजी की। इस दौरान तमाम लोग स्वामी प्रसाद मौर्य के विरोध में पोस्टर हाथ में लिए नजर आए, जिस पर स्वामी प्रसाद मौर्य को फांसी देने की मांग उठाई गई। उधर कानपुर के घंटाघर चौराहे पर संत समाज ने स्वामी प्रसाद के विरोध में प्रदर्शन किया। स्वामी प्रसाद मौर्य की गिरफ्तारी की मांग उठाई। आरोप है कि स्वामी प्रसाद मौर्य विदेशी ताकतों की इशारों पर सनातन को कमजोर करने में जुटे हैं। हिंदुओं को आपस में बांटने का काम कर रहे हैं। हम सभी लोग आज उन्हीं के विरुद्ध, आज हजारों और सैकड़ों की संख्या में विभिन्न हिंदू संगठनों ने एक साथ एकत्र आकर के स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला दहन किया है, और अखिलेश जी को पत्र लिखा है कि इस धूर्त नेता को पार्टी से बाहर करो। सीधे लफ्जों में कहें तो धर्म की धुरी पर सड़क से सियासत के गलियारों तक हंगामा बरपा है। सपा हो या फिर भाजपा, दोनों ओर से बयानों के तीर चलाए जा रहे हैं, जिस पर बहुजन समाज पार्टी सपा और भाजपा में मिलीभगत के आरोप लगा रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक ही पिच पर खेलते हैं।
और पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजों ने साबित भी कर दिया है। समाजवादी पार्टी के बस का नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर ले, लेकिन दोनों एक ही पिच के ऊपर खेलने का काम करते हैं। कुल मिलाकर कहें, जैसे जैसे मौसम में गर्मी बढ़ रही है, लोकसभा चुनाव का वक्त करीब आ रहा है, सियासत में तपिश बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अब बात 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों में दलित मतदाताओं को साधने में मानो रेस सी लगी है। संत रविदास की 646वीं जयंती पर सीएम योगी वाराणसी में संत रविदास मंदिर पहुंचे, मत्था टेका, फिर भाजपा के सबका साथ सबका विकास के नारे को संत रविदास के सिद्धांत से जोड़ दिया, जिस पर बसपा अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट करके भाजपा सरकार को संत रविदास के सिद्धांतों पर चलने की नसीहत दे डाली। वहीं संत रविदास की जयंती पर अखिलेश यादव भी पीछे नहीं रहे। दलित वोट की आस, याद आए संत रविदास। 22% पर दावेदारी का काशी मार्ग। मौका संत रविदास की 646वीं जयंती का है, लेकिन सियासत में संत रविदास के बहाने दलित मतदाताओं को संदेश देने की होड़ लग गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सिर में रुमाल बांधकर वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर में संत रविदास मंदिर में सिर नवाया, सद्गुरु निरंजन दास से मुलाकात कर प्रधानमंत्री का संदेश सुनाया, फिर भाजपा के सबका साथ और सबका विकास के नारे को संत रविदास के सिद्धांतों से जोड़ दिया। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के जिस मंत्र के साथ आज हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, उसमें संत रविदास जी के न्याय, समानता और सेवा पर आधारित कालजयी विचारों का भाव पूरी तरह से समाहित है। सीएम योगी के इस अंदाज ने विरोधी दलों की बेचैनी बढ़ा दी है। सीएम योगी के संत रविदास मंदिर में दर्शन पूजन के तुरंत बाद बसपा अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट कर निशाना साधा। शासक वर्ग संत गुरु रविदास जी को अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ की खातिर केवल उनको माथा टेकने का कार्य न करें, बल्कि साथ ही उनके गरीब व दुखी पीड़ित अनुयायियों के हित, कल्याण एवं उनकी भावनाओं का भी खास ख्याल रखें। यही उनको सच्ची श्रद्धांजलि। रविदास जयंती के मौके पर राजनीति भी उत्तर प्रदेश में काफी देखने को मिली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संत रविदास को प्रणाम करने, माथा टेकने उनके दर पर पहुंचे और इसके तुरंत बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मुख्यमंत्री पर एक कटाक्ष करता हुआ ट्वीट कर दिया। दरअसल बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने संत रविदास के दर पर पहुंचे और माथा टेकने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ट्वीट कर ये पूछा कि शासक वर्ग क्या उनके अनुयायियों का खास ख्याल रख रहा है या नहीं। मायावती ने ट्वीट किया और शासक वर्ग शब्द का इस्तेमाल करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार और उनके मुखिया योगी आदित्यनाथ पर कटाक्ष किया और ये कहा कि सच्ची श्रद्धांजलि संत गुरु रविदास को तब होगी जब गरीब, दुखी और पीड़ितों की भावनाओं का खास ख्याल रखा जाएगा। मतलब सारी लड़ाई दलित वोट बैंक की है। दरअसल उत्तर प्रदेश में दलित समाज की आबादी करीब 22% है, जिसे अपने पाले में लाने के लिए भाजपा लंबे वक्त से लगी हुई है, जबकि समाजवादी पार्टी ने भी इस तरफ नजर गढ़ा रखी है, जिसे संत रविदास की जयंती पर अखिलेश यादव के इस ट्वीट से समझा जा सकता है। अखिलेश यादव ने लिखा, कृष्ण करीम राम हरि माधव जब लग एक न पेशा, वेद कतेब कुरान पुरानन सहज नहीं वेशा, जोई जोई पूजिए सोई सोई कांची सहज भाव सत होई, कह रहे दास मैं ताही को पूजूं जाके ठाव नाव नाही कोई। बहुत से समाज के ऐसे लोग हैं, पिछड़े और दलित आदिवासी, जिन्हें संविधान से जो अधिकार हैं वो अधिकार नहीं दिए इन्होंने। इस सरकार को ये बताना चाहिए कि देश में जो वाइस चांसलर बने हैं और खासकर यूपी में कितने वाइस चांसलर हैं पिछड़े और दलित के, या जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उसमें कितने हैं ये लोग। वो जो भागीदारी की बात है, बिना जाति जनगणना के भागीदारी कैसे संभव है। जाहिर है 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों की सुई दलित मतदाताओं पर आकर टिक गई है। सपा और भाजपा को यकीन है कि अगर दलित मतदाता उनके साथ आते हैं तो 2024 की राह आसान होगी, जबकि अपने बुरे दौर से गुजर रही बसपा की हर संभव कोशिश दलित मतदाताओं को अपने साथ बनाए रखने की है, ताकि 2024 के चुनावी मार्ग पर संसद का रास्ता तय किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बात करते हैं कॉमन सिविल कोड पर मुस्लिम मंथन की।
आज लखनऊ में कॉमन सिविल कोड प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक हुई। बैठक के बाद मौलाना यासीन उस्मानी ने कॉमन सिविल कोड को गैर जरूरी करार दिया। इसके साथ ही प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर कहा कि अगर इस कानून को खत्म किया गया तो देश में हालात बिगड़ सकते हैं। सिविल कोड पर मुस्लिम पंचायत, पर्सनल बोर्ड का अफरा तफरी संदेश। किसी भी किस्म का ऐसा कानून जो उनको उनके मजहब की आज़ादी में रुकावट पैदा करेगा, अपनी तहजीबी और सकाफती आज़ादी में रुकावट पैदा करेगा, वो नुकसानदेह होगा। कॉमन सिविल कोड पर बहस और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बीच लखनऊ के नवदा कॉलेज में ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक हुई, जिसका संदेश साफ है कि कॉमन सिविल कोड देश के लिए ठीक नहीं है। ये भी बात हुई है कि कॉमन सिविल कोड पर हम हुकूमत के साथ नुमाइंदगी करेंगे, अपनी बात बताएंगे, जो मुल्क की हालात को हम समझते हैं वो उसके सामने पर्सनल लॉ बोर्ड रखेगा और लोगों के साथ भी बात करेंगे ताकि इस पर एक राय हमवार हो सके और किसी भी ऐसे कदम से हम लोग हुकूमत को रोक सके कि भाई जो मुल्क के लिए और समाज के लिए मुनासिब नहीं है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब कॉमन सिविल कोड का मुस्लिम संगठनों की ओर से विरोध हुआ हो, लेकिन कॉमन सिविल कोड के मुद्दे पर लखनऊ में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक राजनीति के लिहाज से बेहद अहम है, क्योंकि मीटिंग में सिर्फ AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी हिस्सा लिया, जिन्होंने बैठक से पहले ही बाल विवाह को लेकर असम की भाजपा सरकार के रुख पर हमला बोला। असदुद्दीन ओवैसी ने साफ लफ्जों में कहा कि असम की भाजपा सरकार मुसलमानों के खिलाफ है। आपने कितने स्कूल खोले वो बताइए। तीसरा ये है कि जब आप इन पर एक्शन ले रहे हैं तो जिन लड़कियों का विवाह हो गया, निकाह हो गया या शादी हो गई जिस किसी धर्म के मुताबिक, उन लड़कियों का क्या होगा। और ये जो आसाम में बीजेपी की सरकार है वो मुसलमानों के खिलाफ है, बायस्ड है। असम सरकार बाल विवाह के खिलाफ अभियान चला रही है। अब तक 2211 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिस पर AIMPLB का तर्क मुस्लिम पर्सनल लॉ में 15 साल के बाद शादी हो सकती है। माना जा रहा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को डर है अगर कॉमन सिविल कोड लागू होता है तो पर्सनल बोर्ड के तहत मिलने वाले अधिकार भी खत्म हो जाएंगे, जिसे लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड रणनीति बनाने में जुट गया है। अगर हमने कॉमन सिविल कोड के निफाज के लिए आगे बढ़ने की कोशिश की तो हमारा जो समाजी ढांचा है, हमारा जो समाजी खाका है इस मुल्क का सदियों पुराना, मुख्तलिफ तहजीबों और मुख्तलिफ मज़ाहिब का, उसको नुकसान पहुंचने का खतरा रहता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक लखनऊ में हुई, जिसके पीछे देश के अलग अलग राज्यों, खासकर भाजपा शासित उत्तराखंड और गुजरात जैसे राज्यों में सिविल कोड के लिए ड्राफ्ट समिति का गठन मुख्य वजह माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।